हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट क्लास में एरर्स कॉम्बिनेशन का फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट टॉपिक देख लिया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड किया जाता है तो उसके साथ साथ उनकी जो एरर्स होती हैं वो भी ऐड हो जाती हैं, उसको हम देख चुके हैं। अब आज स्टार्ट करेंगे इसके आगे का टॉपिक, एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और कोशेंट। अगर जब कोई प्रोडक्ट लिया जा रहा है या डिवाइड किया जा रहा है, कोशेंट में आ रहा है, तो उस केस में उसकी जो एरर आएगी तो उसके साथ क्या होगा वो हम चेक करते हैं। चलिए, तो वापस से वही सेम चीज, लेट अस टेक टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी विच हैव एरर्स डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। हमने मान लिया कि दो फिजिकल क्वांटिटीज ए बी हैं, उनके अंदर की जो एरर हैं उनको हमने रिप्रेजेंट किया डेल्टा ए और डेल्टा बी से। इफ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीज क्वांटिटीज, और सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ दीज क्वांटिटीज, नॉट सम, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वांटिटीज, तो यहाँ पे क्या हो गया, z इज टू होता है a इंटू बी। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब फिजिकल क्वांटिटीज को उसके एरर्स के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए तब क्या होगा। तब हमने कहा कि z जो आएगा, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर भी डेल्टा z नाम की उसकी कोई ना कोई एरर होगी। हमने डेल्टा z कह दिया उसको कि डेल्टा z एरर होती, तो ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाई b प्लस माइनस डेल्टा b। दोनों को एरर के साथ में हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, पहले ए से इस बी प्लस माइनस डेल्टा बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डेल्टा ए से बी प्लस माइनस बी को बी प्लस माइनस डेल्टा बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ए से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आया ए इंटू बी, ए बी हो गया। फिर ए और डेल्टा बी को मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस ए डेल्टा बी हो गया। फिर प्लस माइनस डेल्टा ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस माइनस बी डेल्टा ए बन गया, और यहाँ पे बन गया डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब देखिए, ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है, ये क्या चीज़ है, ये तो ऑलरेडी बहुत मतलब माइन्यूट मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं। जैसे सपोज करिए हमने कहा कि 10 सेंटीमीटर की रीडिंग थी, ठीक है, और उसके अंदर एरर जो थी वो थी 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब 0.1 सेंटीमीटर, दूसरे की हमने रीडिंग ली 20 सेंटीमीटर, और प्लस प्लस माइनस इसकी जो एरर है वो हमने कहा 0.2 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर तो ये 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन जब ये डेल्टा ए है, ये डेल्टा ए है, और ये डेल्टा बी है। तो जब हम डेल्टा ए और डेल्टा बी को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी 0.02। तो अब मुझे बताइए 200 के कंपैरिजन में 0.02 क्या मायने रखता है। मतलब इसके कंपैरिजन में ये क्या है, ये तो नियरली इक्वल टू जीरो ही है ना। इसके कंपैरिजन में 200 के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल ही है, नियरली इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब ये नेग्लिजिबल क्वांटिटी आ जाती है। तो इस तरीके से हम डेल्टा ए और डेल्टा बी का जब प्रोडक्ट करते हैं तो उसको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डेल्टा ए और डेल्टा बी को नेग्लिजिबल इग्नोर कर देना है। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो z है, इस z से पूरी क्वांटिटीज को डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, इधर में बचेगा ए बी अपॉन z, ये हो जाएगा ए डेल्टा बी अपॉन z, बी डेल्टा ए अपॉन z, और डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन z। अब देखिए डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन z, तो अब तो ये और छोटी क्वांटिटी बन गई, और छोटी क्वांटिटी बन गई, तो अब मतलब इसको कम्प्लीटली हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है अब ए जेड की जो वैल्यू है वो ए बी के बराबर है। तो जब ए बी के बराबर है तो उस केस में ए बी अपॉन जेड की वैल्यू ए 1 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे जब ए बी पुट करेंगे, इस जगह ए बी पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डेल्टा बी अपॉन बी। और इसी तरीके से जब यहाँ पर ए बी पुट करेंगे तो ये बचेगा डेल्टा ए अपॉन ए। तो इस तरीके से, और इसको इग्नोर करने के बाद में यहाँ पे बचा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी।
ये एक तरीके से रिलेटिव एरर की टर्म में आ गया। डेल्टा जेड बाई जेड क्या हो गया, ये रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव एरर की टर्म है। तो इस तरीके से जब भी प्रोडक्ट और कोशेंट में हमें कुछ निकालना रहे तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि हम प्रोडक्ट्स एरर्स का एडिशन करेंगे, लेकिन उसकी रिलेटिव एरर की टर्म में या फिर उसके परसेंटेज एरर की टर्म में। इसके बेसिस पे एक एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। ये कह रहा है कि द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये क्या है, ये ओम्स लॉ से निकाला हुआ है ना। अब ये कह रहा है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई है, वेयर V इज इक्वल टू पोटेंशियल बता रहा है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड करंट I की वैल्यू दे रहा है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो वोल्टेज था, वोल्टेज में परसेंटेज एरर, वोल्टेज की एरर जो है वो डेल्टा V की वैल्यू आ जाएगी 5 वोल्ट, ठीक है। डेल्टा V की वैल्यू कितनी होगी, 5 वोल्ट। इसी तरीके से करंट की जो एरर आई है डेल्टा आई, उसकी वैल्यू हमने कह दी 0.2 एम्पियर। यहाँ पे देखिए ये 0.2 दे रखा है और ये 5 दे रखा है, ये इनकी एरर्स हैं। तो अब वापस से जब अब हमें परसेंटेज एरर इन आर फाइंड आउट करनी है, तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई वी और प्लस डेल्टा आई बाई आई, ठीक है। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले, अब यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने परसेंटेज की टर्म में ले लिया ताकि इसकी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, डायरेक्ट परसेंटेज की टर्म में आ जाएगी, पॉइंट्स में हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो 100 से हमने एक साइड मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये बन गया परसेंटेज एरर इन वोल्टेज प्लस परसेंटेज एरर इन करंट। तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा वी की वैल्यू थी 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये बन गया 5%। इसी तरीके से 0.2 डेल्टा आई की वैल्यू थी और करंट की वैल्यू थी 10, तो ये हो गया 0.2 बाई 10, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100 से, तो ये बन गया 2%। तो जब दोनों को समअप करेंगे तो हमें मिल गया 7%। तो इसका मतलब क्या आ गया कि जब रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू के अंदर हमें कम से कम 7% का एरर जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एरर इन केस ऑफ मेजर क्वांटिटी रेज टू ए पावर। अब सपोज करिए कि हमारे पास में कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर पावर की टर्म्स आती हैं। तो पावर की टर्म्स वाले के लिए हम क्या करेंगे, वापिस से सपोज कर लीजिए हम यहाँ से पहले एक सिंगल क्वांटिटी को लेके चलते हैं। जैसे एरिया होता है, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर का एरिया हम कहते हैं कि ये लेंथ का स्क्वायर होता है, ठीक है। लेंथ का एक साइड का स्क्वायर कर दीजिए, वो एरिया निकल जाता है। तो इस तरीके से हम इसको कंसीडर करके चलते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अगर लेंथ के अंदर एल प्लस माइनस डेल्टा एल की एरर हो, तो जब इसका स्क्वायर करके हम इसका एरिया निकालेंगे तो उसके अंदर में भी तो कोई ना कोई एरर आएगी। तो ये जो एरर होगी उसको हमने कह दिया ये प्लस माइनस डेल्टा ए के बराबर होगी। तो इसी तरीके से ही इसको यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि z इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। तो z प्लस माइनस डेल्टा z, इसका जो प्रोडक्ट, इसका जो स्क्वायर करने के बाद में, मतलब जब इसका एरर को हमने इंक्लूड करके जब स्क्वायर किया तो उसके साथ साथ उसका जो स्क्वायर करने के बाद की जो वैल्यू आएगी उसमें भी एरर आएगी, उसको हमने कह दिया z प्लस माइनस डेल्टा z। अभी हमारे पास में ये चीज, ये वैल्यू आई है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस b की जगह आ गया डेल्टा a का स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ए बी यानी कि 2a इंटू डेल्टा ए। क्लियर है। अब डेल्टा ए स्क्वायर वापिस से सेम चीज 0.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये और छोटा नंबर आ जाता है, 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो यानी कि कंपैरेटिवली और छोटा होता जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ये जो डेल्टा ए का स्क्वायर है इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसको इग्नोर कर दिया, डेल्टा ए स्क्वायर को जब इग्नोर कर दिया और z से जब इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड। यहाँ पे बच जाएगा ए स्क्वायर बाई जेड और डेल्टा ए स्क्वायर इग्नोर कर दिया था, इसको हटा दीजिए
और यहाँ पे बचेगा 2a डेल्टा a डिवाइडेड बाई z। अब z की वैल्यू कितनी थी, a स्क्वायर थी, तो इसको वापस से यहाँ पर a स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, ये तो बच गया। यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर करके ये 1 बच गया, और प्लस यहाँ पे जब a स्क्वायर रहेगा तो a डेल्टा a अपॉन a स्क्वायर, a डेल्टा a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बचेगा सिर्फ डेल्टा a अपॉन a, तो ये बच गया डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इस तरीके से, और यहाँ से 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास में कि डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 डेल्टा a बाई a। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इसकी पावर जो थी, ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है उसकी जब हम रिलेटिव एरर की फॉर्म में जब इसको लिख देते हैं। तो इसी तरीके से जब इसको जनरलाइज करेंगे, तो जनरलाइज करने पर हमें क्या पता चला कि अगर हमारे पास में इस तरह की क्वांटिटी हो कि a टू द पावर m प्लस b की पावर n प्लस c की पावर माइनस k, यानी कि ये डिवाइड में है c की पावर k भी डिवाइड में, तो उस केस में होगा क्या, उस केस में हम प्लस माइनस डेल्टा z बाई z को इस तरीके से लिखेंगे, पावर उसकी आगे ले आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा a बाई a से। इसी तरीके से b की पावर n को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा b अपॉन b, यानी कि b की जो रिलेटिव एरर है। और k यहाँ पे साइन जो नेगेटिव था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे तब भी हम पॉजिटिव साइन ही लेंगे और इसको लिखेंगे k डेल्टा c बाई c। ये हमारे लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला निकल कर आ गया, ठीक है। अब इसके बेस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सॉरी क्या कह रहा है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज t इज टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी पूरा है, पूरे के अंडर रूट में, ठीक है। अब ये मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ की वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। तो इसका मतलब हो गया कि 1 mm जो है ये इसके लिए एरर है, 20 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ है, मेजरमेंट है, लेकिन 1 mm की एरर हो सकती है। इसी तरीके से टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस फॉर पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकंड्स यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकंड रेजोल्यूशन। तो जिस रिस्ट वॉच का रेजोल्यूशन 1 सेकंड का है, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एरर होगी तो वो 1 सेकंड के अंदर ही आएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लेंथ की जो एरर है उसको हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 1 mm। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.1 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से डेल्टा टी जो है वो 1 सेकंड के बराबर का टाइम, डेल्टा टी जो है एरर जो दे रहा है वो 1 सेकंड के बराबर का आ रहा है। लेंथ, मेजर्ड लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर की है और मेजर्ड टाइम जो है वो 90 सेकंड्स का है। अब ये जो फॉर्मूला था हमारे पास में t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी, जब हम इसको स्क्वायर खोल के इन दोनों साइड में इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर और इधर बच जाएगा 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल बाई जी। तो यहाँ से g की वैल्यू हम निकाल लेंगे, g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू एल, क्योंकि हमें g की जो एक्यूरेसी है उसको चेक करना है। तो g की एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम क्या कहेंगे कि डेल्टा g बाई जी जो है विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस माइनस 2 डेल्टा टी बाई टी। तो डेल्टा एल की जो वैल्यू है ये देखिए यहाँ पे था 0.1, तो हमने इसको 0.1 डिवाइडेड बाई 20 कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो 4 पाई स्क्वायर है ये इसको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। 4 पाई स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म है, इसको हटा देंगे। ओके, नेक्स्ट जो है डेल्टा एल बाई एल 0.1 बाई 20 सेंटीमीटर इसे डिवाइड कर दिया। अब देखिए टी स्क्वायर जो था, टी की पावर -2 हो रही थी, लेकिन हमने कहा था कि यहाँ पे पावर को नेगेटिव साइन के साथ नहीं लेना, इसको हमेशा पॉजिटिव लेना था। हमने लिखा इसको प्लस का 2 और डेल्टा टी बाई टी, यानी कि 1 बाई 90। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.027, या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.7% एरर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसकी एरर्स का एरर जो है इसके अंदर से वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद में सिग्निफिकेंट फिगर्स।
अब सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं ये वैसे ये केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, तो हम इसको जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेंगे वन बाय वन कि होता सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली हैं क्या चीज़ और उनका यूज़ हम कैसे कैसे करना है। तो रूल्स क्या हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए? नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं 2 3 5 6 7 8 ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। एनी जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास में आ जाए कि 605 तो 605 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। थर्ड कहता है कि इफ द नंबर इज लेस देन 1 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग ऐसे करके आ रहा है, तो द जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल ऑफ द पॉइंट, द डेसिमल पॉइंट, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ये लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 के केस में 0.00, ये जो अंडरलाइन यहाँ पे 0 दे रखे हैं 0.00, ये 3 जीरो जो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन उसके आगे के 2 3 0 8 ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। फोर्थ पॉइंट कहता है कि द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब ये चीज, ये इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो हमारे पास में कोई नंबर लिखा है जिसको यूनिट के साथ में लिखा गया है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, मास, इस तरीके से कुछ लिखा गया है, तो उस केस में उसके जो ट्रेलिंग जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं रह जाते। अगर यहाँ पे जैसे हम कहें कि ये 12,300 सेंटीमीटर हमने लिखा है, तो ये 12,300 सेंटीमीटर को 123 सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं, या 123,000 मिलीमीटर्स को हम 123 मीटर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये क्या चीज़ है, इसके आगे के जो 3 जीरोज हैं उनकी कोई वैल्यू रही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में मिलीमीटर मीटर ये लेंथ जब दे दिया हमने तो वो उसको एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये आगे के 2 जीरो, इसके 3 जीरो ये सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे। हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर कितने हुए? सिर्फ 3। यहाँ से यहाँ तक ये जितने भी हैं इन सब के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए 3। नेक्स्ट कह रहा है द ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब ये वाला जो एग्जांपल है इसके अंदर 3.500, यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दी गई है। पहली चीज, यूनिट नहीं है, तो इसमें डेसिमल के बाद में इसके आगे के आने वाले जितने भी जीरोज हैं, मतलब नॉन जीरो डिजिट के बाद में जितने भी जीरोज आएंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। इससे पता चलता है कि हमने जो कैलकुलेशन ली है वो कैलकुलेशन करने के बाद मेजरमेंट की जो वैल्यू आई है उसको डेसिमल के किस पॉइंट तक, किस प्लेस वैल्यू तक हमने उसको करेक्शन किया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये 6900 तो सिग्निफिकेंट रहेंगे, लेकिन उसके पहले के जो 00 है ये नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगे। क्लियर है? तो ये तो बेसिक था कि किसी नंबर में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके क्या रूल्स है। लेकिन अगर सपोज करो कि दो फिजिकल क्वांटिटीज को एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना हो, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में हमारे पास में ये 2 रूल्स याद रखने हमें। अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे? द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि जो फाइनल रिजल्ट होगा उस रिजल्ट में उतने ही डेसिमल प्लेस आने चाहिए जितना हर एक नंबर में, मतलब जो मिनिमम डेसिमल प्लेस वाली वैल्यूज होंगी उसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एग्जांपल लिया है 436.32 ग्राम, 227.2 ग्राम और 0.301 ग्राम। यहाँ पर डेसिमल के बाद में फर्स्ट वाले में देखते हैं कि डेसिमल के बाद में दो वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद में सिर्फ एक ही वैल्यू है और यहाँ पर 3 वैल्यू है। तो जब इनका हम न्यूमेरिकल सम करते हैं तो वो तो हमारे पास में आता है 663.821, लेकिन इसका सम हम ये नहीं लिखेंगे, इसका सम हम लिखेंगे उस यहाँ पर जो सिर्फ डेसिमल के बाद में मिनिमम सबसे छोटा कौन सा है? 1 आया है, मतलब 227.2, सिर्फ 1 डिजिट को ही हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो भी सिर्फ डेसिमल के बाद में 1 डिजिट तक ही यूज करना है। तो इसका आंसर आएगा 663.8 ग्राम। क्लियर है? तो इस तरीके से एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी भी चीज के लिए यूज करना है। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन के अंदर सबसे छोटी या सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है। जैसे सपोज करिए
हमने यहाँ पे 4.237 ग्राम को 2.51 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड किया, तो इससे हमें डेंसिटी मिलेगी, क्योंकि मास अपन वॉल्यूम कर रहे हैं, यहाँ से हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। लेकिन जो 4.237 है इसके अंदर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जबकि 2.51 में है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो इसका आंसर आएगा उसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम नंबर जो आया है वो 3 का आया है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही कंसीडर करके हम चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को ध्यान देंगे हम। क्लियर है? नेक्स्ट आता है राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। हम डिजिट्स का राउंड ऑफ कैसे करते हैं? तो राउंड ऑफ करने के बेसिक ये कुछ नंबर्स हैं। सपोज करिए, इसको जस्ट मैं एग्जांपल के साथ में इसको समझाते जाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आता जाएगा। यहाँ पे आपको ये जो रूल्स हैं, इसको रूल्स को ये वीडियो को पॉज करके इसका रूल्स को एक कॉपी में लिख लीजिएगा, जबकि यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल की हेल्प से मैं इसको समझाते जाता हूँ। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर चीज़ सपोज करो कि मुझे सिर्फ 6.4 तक का ये जो राउंडिंग ऑफ करनी है, यानी कि 4 के आगे के साथ जितने भी नंबर्स हैं उन सबको राउंड ऑफ कर देना है, तो मैं देखूंगा कि 4 जो है ये मेरा राउंड ऑफ नंबर है। इस राउंड ऑफ नंबर के आगे की डिजिट अगर लेस देन 5 है, तो यहाँ पे इसके आगे की डिजिट क्या आ रही है? इसके आगे की डिजिट आ रही है 2। ठीक है, तो 2 इज लेस देन 5, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, इसको 6.4 ही रहने देंगे। जब देखो ध्यान दो इधर, ये 4 प्लेस वैल्यू कौन सी थी? डेसिमल के बाद की प्लेस वैल्यू 4 है, तो मुझे क्या करना है कि 4 के आगे का डिजिट चेक करना है। 4 के आगे का डिजिट अगर लेस देन 5 होगा तो हम 4 में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, जबकि अगर उसके आगे का डिजिट मोर देन 5 होगा तो यहाँ पे 4 के अंदर एक ऐड कर देते, तब हमारा आंसर होता 6.5। यही हमारा सेकंड केस है। सेकंड केस क्या कह रहा है कि सपोज करो हमारे पास में ये नंबर है 6.4872, इसको हमें 2 डेसिमल तक प्लेस करना है। तो 2 डेसिमल का मतलब हो गया कि जो 8 है, 8 के आगे को आगे का डिजिट जो है उसको चेक करना है और 8 को राउंड ऑफ करना है। तो हमने देखा कि 8 के आगे का डिजिट है 7, तो जब 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 6.49। क्लियर है? इसी तरीके से नेक्स्ट थर्ड वन कहता है कि अगर सपोज करिए राउंडिंग ऑफ डिजिट हमारे पास में 5 आ रही है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में ये कहता है तो इस केस में कहता है कि जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास में आंसर एग्जांपल दिया है 6.6500, तो 6500 अगर मुझे ये डेसिमल के 1 डिजिट तक ही इसको प्लेस करना है, तो इसके आगे का नंबर मैंने चेक किया वो आया 5। अब आगे का नंबर अगर 5 आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि ये ऊपर के दोनों चीज़ों को, दोनों जो लॉज हैं उनको रूल आउट कर रहा है। तो जब ये रूल आउट कर रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि अगर 5 के आगे 00 आ रहे हैं या फिर जीरोज आ रहे हैं, नॉन जीरोज कुछ भी आ रहा है, तो उस केस में हम इसको सॉरी अगर जीरोज आ रहे हैं या फिर उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ पे 00 लिखा हुआ है या फिर सिंपली ये 6.65 लिखा रहता, तो उस केस में हम इसके अंदर कोई चेंज नहीं करते, हम इसको 6.6 ही लिख देते हैं। लेकिन अगर इसके आगे सपोज करो 6 पॉइंट ये होता 6.651 होता, तो उस केस में अब ये 5 के आगे एक डिजिट आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करते? यहाँ पे इसको बढ़ा देते, इसको हम लिख देते 6.7। क्लियर है? इसी तरीके से देखो ये दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है 7.485 है, इसको राउंड ऑफ करना है तो 5 के आगे कुछ भी नहीं है, तो हमने इसको 7.48 ही लिख दिया। फोर्थ कह रहा है कि अगर सपोज करो राउंड ऑफ जिसको करना है वो डिजिट ही अगर 5 है, राउंड ऑफ करने वाली डिजिट ही अगर 5 है, तो उस केस में क्या होगा? तो जब राउंड ऑफ करने वाली डिजिट 5 है, तो जैसे यहाँ पे सपोज करिए कि ये वाली जो डिजिट है ये 5 है, ठीक है, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसके आगे की डिजिट को देखूंगा। आगे की डिजिट अगर round, if the first figure dropped is 5, all the figures following the 5 were zeros, or if there are no figures after 5, then the last figure kept should be increased by 1 if the last figure is odd। तो ये कह रहा है कि अगर लास्ट फिगर ऑड है तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, 1 से ऐड कर देंगे, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.76। इसी तरीके से 8.995 है, मुझे 9 को राउंड ऑफ करना है, तो 5 को राउंड ऑफ करना है,
सॉरी 9 को राउंड ऑफ करना है तो 9 के आगे की डिजिट देखी मैंने 5 है, तो 5 से पहले ये 9 जो आ रहा है, 9 तो ऑड नंबर है ना, और ये 5 है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, 9 के अंदर एक ऐड कर दूंगा, तो जब 9 ऐड करूंगा तो ये हो गया 10, यहाँ पे फिर ये भी 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, तो ये आएगा आंसर 9.00। इस तरीके से जब इसका फिफ्थ एग्जांपल क्या कहता है, इन राउंडिंग ऑफ नंबर इफ द फर्स्ट फिगर ड्रॉप इज 5 and there are any figures following the 5 that are not 0, then the last figure should be increased by 1। ये सेम चीज है जो मैंने यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे बताई थी, वही सेम फार्मूला, सेम रूल जो है यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। क्लियर है? तो ये राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन सबको आप वापस से एक बार प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर हमारा चैप्टर सेकंड जो है वो कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स जो हैं या एक्सरसाइज जो है उसको कराने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।